हेलो नमस्कार वेलकम, स्वागत है आप लोग का फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग नीट 2023 के लिए आज से अपनी प्रिपरेशन चालू करने जा रहे हैं। नीट 2023 के लिए तो शुरू से शुरू करेंगे। शुरुआत हमेशा शुरू से ही करनी चाहिए, द लिविंग वर्ल्ड। ओके जी, चलिए चालू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सफ़र में आप लोग के लिए कुछ बेटर कर पाऊँगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन अपनी। तो द लिविंग वर्ल्ड शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म की साइज है, जीवन का विज्ञान है। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में, हमारे इस जीवित संसार में आपको बहुत तरह की विभिन्नता देखने को मिलेगी जीवित ऑर्गेनिजम्स में, जीवों के बीच में। बॉर्न इन जर्मनी, अर्नस्ट मार द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, अर्नस्ट मार का नाम ध्यान में रखिएगा, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। यहाँ से MCQ आपका बन सकता है। तो हाईलाइट पॉइंट, जहाँ मैं कहूँ ये हाईलाइट पॉइंट है, उसको मैं अंडरलाइन करूँगा। आप अपनी NCERT में उसको अंडरलाइन करिए और NCERT में आखिरी में आके इसको क्लब कर लीजिएगा अपने 5-6 पेपर्स को। देखिए NCERT की इस चैप्टर में मानिए 1000 लाइन्स है, सपोज से फॉर एग्जांपल, पढ़नी हमें सभी को है, लेकिन उसमें से हमें सेग्रीगेट करना, उसमें से हमें जो हाई वेटेज वाली लाइन्स हैं जिनसे क्वेश्चन जहाँ से फॉर्म होता है, वो नियर अबाउट 250 होंगी या 300 होंगी। मतलब ऑन एन एवरेज 30 to 35% ये आपका वेटेज सेक्शन बनता है। किसी किसी चैप्टर में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे 50% तक बन जाएगा। तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल आपको पहले ही लेक्चर में बता दूं, जो इस बार अगर आपके यहाँ कोई रिपीटर जैसे इस समय बैठा अगर मेरी वीडियो देख रहा, तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपने 2022 में आखिरी में आके 17 जुलाई को आपका पेपर था, जो आपने जून में आके और जुलाई में जो फील किया होगा प्रेशर, वो ये कि मैं रिवीज़न कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। रिवीज़न जब आप करने बैठते हैं, हालांकि रिवीज़न का जो सिनारियो है वो सिनारियो ये आखिरी के 40 दिन का नहीं है। अगर आपकी नीट की एग्ज़ामिनेशन एक्सपेक्टेड डेट नेक्स्ट ईयर की मानिए से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 जून है, ठीक है जी, तो ये आपका नियर अबाउट 60 to 70 डेज़ पहले ही पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको 7 अप्रैल तक हर हाल में निपटा लेना चाहिए अपना सिलेबस, ताकि आप आराम से 2 या 3 बार रिवीज़न कर सकें। रिवीज़न आप तभी कर पाएंगे जब उसके लिए प्रॉपर आपका बना होगा रोड प्लान। शुरू से आखिरी में आके नहीं बनता है, तो शुरू से आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है उसको आप बेस बनाइए। शुरू से आपने आदत क्या डालनी है, हैंड रिटन नोट्स या प्रिंटेड नोट्स। जो आपने नोट्स बना लेने हैं वो नोट्स बना लीजिए, अभी से शुरुआत कर लीजिए। द लिविंग वर्ल्ड आपको पढ़ाऊँगा, यह आपके 3 या 4 लेक्चर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दूंगा हाई वेटेज पॉइंट या हाईलाइट पॉइंट कह लीजिए, हाईलाइट पॉइंट्स आपको दूंगा इस चैप्टर के। उसको आपने मेरे वाले जो नोट्स हैं मेरी पे ले लीजिएगा PDF, उसका प्रिंट आउट करा के आपने लगा लेना अपने चैप्टर के आखिरी में, और आपने रिवीजन उसी का करना है। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। अगले 12 महीने आपने पढ़ते ही रहना है, और अगर सिलेक्शन हो गया तो अगले 12 साल आपने पढ़ते ही रहना है। प्रिपरेशन की जो आपकी ये जद्दोजहद है, उससे 10 गुना जद्दोजहद नीट में सिलेक्शन के बाद है। जब नीट में आप हो जाओगे सिलेक्ट, और पहले फर्स्ट प्रोफेशनल में जब आप एनाटमी पढ़ोगे और फिजियोलॉजी पढ़ोगे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, तो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तो आपको झिल जाएगी, लेकिन एनाटमी में आप बेहोश हो के गिरोगे। और अगर आपने ग्रेज एनाटमी ले ली तब तो आप बिल्कुल सर के बाल नोचोगे कि ये मैंने कहाँ गलती कर दी, मैं कहाँ आ गया। डिमोटिवेट नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ कि आगे का आपकी कितनी दिक्कत होने वाली है, कितना टफ होने वाला। दिक्कत मैं शब्द विड्रॉ करता हूँ कि कितना टफ होने वाला, आसान नहीं है। पहले तो प्रिपरेशन करना, ये 1 साल आप अपना कंसंट्रेशन मेंटेन रखें, अपना जो मेहनत का लेवल है वो एक लेवल अटेन करके रखें, उस पर कंटिन्यू चलते रहें, और आखिरी में आके अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें। तो ये तभी हो पाएगा जब आप वेल प्लान कर रहे होंगे प्रिपरेशन, और वेल प्लान्ड आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी। जैसा कि मैंने हाईलाइट किया, 4 मिनट आपके ले लिए, कि जो यहाँ पे रिपीटर बैठा, जो फ्रेशर है वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन रिपीटर ज़रूर मेरी बात को
समझेगा कि भाई आखिरी में आके जो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई होगी इस बार में नीट में, वो 2022 वाले नीट में, कि जून में आके आप एकदम से आपको ऐसा लग रहा होगा ब्लैंक हो गया, मेरे को तो कुछ ध्यान नहीं, मैंने जो पढ़ा था सब भूल रहा हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं है, कैसे पढ़ूँ, दोबारा कहाँ से पढ़ूँ। तो अब आप नीट की ये लेने बैठे अपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर देख रहे हो, एक दो साइट से और जुड़े हो, किसी का कुछ आपके पास है, किसी का कुछ है, किसी का रजिस्टर है, अब आखिरी में आप आके हो जाओगे बॉडम और आपकी कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्टिक करिएगा, किसी एक को गुरु मानिएगा। एकलव्य अच्छा चेला तभी बना जब वो गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गया और उन्हीं को अपना गुरु मान लिया। तो किसी से भी आप, जिससे आप जुड़ रहे हैं, अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो भैया मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, 15-20 दिन मेरे पैटर्न पे चलिए और 15-20 दिन बाद आप डिसीजन ले लीजिए कि हाँ इनके साथ जुड़े रहना ठीक है कि नहीं ठीक है, जल्दी से स्विच कर लीजिए। मतलब नेक्स्ट 60 to 90 डेज में आप किसी एक को अपना गुरु मान लीजिए और फिर उसी से जुड़िए। फिर आप और किसी के लेक्चर और किसी के चक्कर में मत लगिए, एक ही को अपना गुरु मानिए तो आपकी नैया पार हो जाएगी, वरना आप भवन में गोते खाओगे। कोई कुछ पढ़ा देगा, कोई कुछ है तो एनसीईआरटी पढ़ाएगा, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है हर किसी के। कोई किसी पे फोकस करता है, कोई किसी पे। और ऑन एन एवरेज जो भी अच्छा ट्यूटर है, एजुकेटर है, उसके अगर आप जुड़ते हो, किसी से भी जुड़ते हो, सब ट्यूटर सब एजुकेटर यहाँ पे अच्छे ही हैं। लेकिन बात वही है कि आप घर में सब्जी बना रहे हैं और आपने आधी सब्जी मम्मी से बनवाई, आधी पिताजी से, आधी दीदी से, तो सब्जी नहीं वो हो जाएगा भानुमति की खिचड़ी, भानुमति का कुनबा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो एक को आप गुरु मान लो और उसी के संपर्क में रहो और उसी के हिसाब से चलो। तो ये बात थी। तो मैं ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, आपने हैंड रिटन नोट साथ में या प्रिंटेड नोट साथ में बनाने हैं और अगले साल के मार्च तक तो आप बार बार इसी को एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। लेकिन उसके बाद आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे भाई, उसके बाद आप अपने कंसाइज नोट्स पढ़ेंगे कि कंसाइज नोट्स में आपके हाईलाइट पॉइंट है, आपने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर आपका रिकनसाइल हो गया, वो पूरा चैप्टर का विज़न हो गया, फिर से रिवीजन हो गया। ये नहीं है कि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, वो समय नहीं होता, आखिरी में आके आत्मा भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर ख़त्म होने दीजिए। इस चैप्टर के जब मैं आपको लगवा दूंगा एमसीक्यू, नियर अबाउट 150 से 200 एमसीक्यू लगवा दूंगा और अब जब आपको हाईलाइट पॉइंट दे दूंगा आखिरी में, तब आप मतलब मेरे कम से कम अगले 6-8 लेक्चर तक आप मेरे साथ रहिएगा। उसके बाद आप सोच लीजिएगा कि यार इनके चक्कर में लगना बेकार है, ये मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, तब भले आप स्विच ओवर हो जाइएगा। तो मौका थोड़ा सा दीजिएगा, ये मेरा कहने का मतलब है। तब आप मेरे वे ऑफ वर्किंग से कायल होंगे, आप समझेंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, कैसे आपकी प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ। तो हर चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको लेक्चर डिलीवर हो जाएंगे, हर चैप्टर के टॉपिक वाइज डीपीपी और प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे एमसीक्यू की, और हर चैप्टर के हर टॉपिक के आपको आखिरी में आके हाईलाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वही पॉइंट्स आपने पढ़ने, और बीच बीच में मैं हाईलाइट करता रहूँगा कि इस को बेटा अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो सकता है। और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, साथ के साथ उसका डिस्कशन होता रहेगा। तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एमसीक्यू यहाँ लिख लीजिए, अपनी बुक में लिख लीजिएगा। आ सकता है क्वेश्चन आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, मार वॉज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड है। अब ये भी लिख लीजिएगा कि अर्नेस्ट मार को कौन से 3 प्राइज़ मिले हैं, और उन 3 प्राइज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक, द बाल्जन प्राइज़ इन 1983, याद रखिएगा बाल्जन प्राइज़ 1983 में, उधर कपिल देव हमारे प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीत रहे थे भाई साहब, और इधर इनको प्राइज़ मिल गया था। अरे बेटा ये साथ में हमने इसलिए बोल दिया कि कोरिलेट जब आप चीज़ों को करते हो तो दिमाग में टैटू बन जाता है, याद रहती है, वरना दिमाग से इरेज हो जाती हैं। तो साथ के साथ एक कहानी डेवलप कर लीजिए आप। बाल्जन प्राइज़ इनको कब मिला, हमारे मार साहब को, कि कपिल देव ने इधर प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जीता और इधर इनको बाल्जन प्राइज़ मिल गया। द इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994 में इनको मिला इंटरनेशनल प्राइज़। तो अब यहाँ पे कोई कहानी मैंने नहीं अटैच करी, यहाँ पे कहानी अटैच करी ना, बाकी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ कुछ उसके साथ भी कोरिलेट कर लो कि 1994 में ये हुआ था। हो सकता है आपका बर्थ ईयर ही हो कि 1994 में मेरा बर्थ हुआ और इधर इनको प्राइज़ मिल गया मेरे बर्थ होते ही। द क्रेफोर्ड प्राइज़ इन 1999, और जिस दिन आपने स्कूल ज्वाइन किया या आपको पहला क्रश हुआ किसी पे, तब इनको क्रेफोर्ड प्राइज़ मिल गया। तो 3 इनको प्राइज़ मिले, तीनों प्राइज़ के नाम और ईयर आपने याद रख लेने। ठीक है जी, हाँ जी, ट्रिपल, और इनको हम बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बाल्जन प्राइज़ इन 1983,
इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। मार डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। तो सैकड़ा मारते ही ये समझ गए आप आगे की बात। व्हाट इज़ लिविंग। अब सबसे पहले मैंने बात करी बायोलॉजी इज़ द लाइफ ऑफ साइंस ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये लाइफ फॉर्म की साइंस है। तो क्वेश्चन ये आता व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग इज मैटर, लिविंग इज एन ऑर्गेनिज्म। कैसे आप भेदभाव कर पाएंगे कि ये चीज़ नॉन लिविंग है और ये बंदा जो है जीवित जीव है, कैसे, क्या क्वालिटीज़ आप देखना चाहेंगे। तो कोई भी लेमैन किसी से भी आप पूछेंगे तो एक तो बोल देगा रिप्रोडक्शन छूटते ही, कि भाई जो अपने जैसा संतान का उत्पादन कर सके, संतान की उत्पत्ति कर सके, वो डेफिनेटली लाइव है। ऐसा आपको जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो भी बता देगा। किसी भी राह चलते से आप पूछ लेंगे कि भाई ये चीज़, ये बंदा अगर हम इसको लिविंग बोल रहे हैं, या ये सड़क के किनारे पड़ा ईंटा इसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या क्वालिटी ऐसी है जो डिफ्रेंशिएट। तो बोल देगा रिप्रोडक्शन या बोल देगा मूवमेंट। ये तो दो चीज़ें आपको हर कोई बोल ही देगा, ठीक है जी। इसके अलावा कोई कोई ग्रोथ भी बोल देगा, वृद्धि। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप लिविंग को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कुछ एक पिक्यूलियर डिस्टिंक्ट वेल स्पष्ट क्वालिटी देखना चाहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो ग्रोथ वृद्धि, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन, कॉन्शियसनेस हमें हमारे चारों तरफ की चीज़ों का बोध है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। हम अपने चारों तरफ के वातावरण के बारे में महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण को महसूस कर सकते हैं तो उस वातावरण में हो रहे बदलाव को महसूस करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। कहने के मतलब ये है, आप अपने कमरे में बैठे मेरा लेक्चर देख रहे हो रात के 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे या दिन में कभी भी, और अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप, आपकी धरती हिलने लगे, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से बाहर निकल जाओगे कमरे से, क्योंकि आपने महसूस किया यहाँ पे खतरा है और आपने उसका प्रत्युत्तर दिया, प्रतिक्रिया दी। तो माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। या आप मार्केट में खड़े हैं, इस समय आप कहीं अपना मॉल में खड़े हो, उस मॉल में एकदम से र्यूमर ये फैले कि अरे बम, तो बम सुनते ही आप वहाँ से बम हो लोगे, वहाँ से भाग लोगे, तुरंत निकलोगे वहाँ से कि समय ख़राब है। तो ये है सूटेबल रिस्पॉन्स माउंट करना। आप अपने सराउंडिंग में हो रहे इन्वायरमेंट में चेंजेस को कैसे महसूस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से। आँख है देख रही है, कान है सुन रहा है, और मुंह है बोल रहा है। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है जो सेंस कर सकते हैं हमारे अगल बगल में सराउंडिंग इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को, और उन चेंजेस के हिसाब से रिएक्शन भी देंगे। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स सच एज मेटाबॉलिज्म। तो ये तो आपको बता देगा लेमैन, लेकिन कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो मेटाबॉलिज्म भी जोड़ देगा, वो तो सोच समझ के बोलेगा ना। ये तो आपको आपके घर का चौकीदार भी बोल देगा कि चौकीदार से आप पूछिए कि भाई ये गेट जो आप बंद करते हो मेरे आने पे, इसको आप लिविंग, राम राम साहब जी क्यों नहीं बोलते हो, साहब जी हम ही को क्यों बोलते हो, हमको आप क्योंकि लिविंग फॉर्म मानते हो, और वो जो गेट है वो गेट लिविंग नहीं है। तो आप कैसे इस चीज़ को जानते हो? तो आपका चौकीदार भी बता देगा, तेन सिंह जो आ रखा कहाँ से, पड़ोसी देश से, नेपाल से, तो वो भी बता देगा कि भैया ये ग्रोथ दिखा रहे हो, आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप में कॉन्शियस है, तो आप लिविंग हो। और ये डेड आर्टिकल है, ये नॉन लिविंग आर्टिकल है, क्योंकि इसमें ना रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है, ना ये रिप्रोडक्शन दिखा रहा, ना ये रिस्पॉन्ड करता है। सर्दी में भी ऐसा ही बना रहता है, गर्मी में भी ऐसा ही बना रहता है, और बम फट जाए तब भी अपनी जगह रहता है, कहीं भागता नहीं है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर। और अगर साइंस का स्टूडेंट होगा, आप उससे पूछोगे तो मेटाबॉलिज्म भी जोड़ देगा। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपनी रेप्लिका बना सके, सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने में पूरी तरह से व्यवस्थित हो, इंटरेक्ट करे, हमसे बातचीत करे, हमें रिस्पॉन्ड कर सके, एंड इमर्जेंस टू द लिस्ट। इमर्जेंस का मतलब होता है किसी ऐसी प्रॉपर्टी का एकदम से उभर के सामने आना जो उससे आप उम्मीद नहीं कर रहे, ठीक। तो ये चीज़ें और जोड़ देगा। कौन जोड़ देगा? कोई अच्छा आपका स्टूडेंट होगा, जोड़ देगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, अब इस पे आइए, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। अब इसको डिस्क्राइब कर। अब कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, जो लिविंग के कैरेक्टर की लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, एक करके उसको डिस्कस करते हैं। ग्रोथ,
तो ये सारा आपका जो है मटेरियल पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है। जहाँ थोड़ा सा अलग होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये यहाँ बेटा मैंने थोड़ा सा अलग अपने ये पीपीटी में ऐड किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ दिखाएंगे, वृद्धि दिखाएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आइदर इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। या तो मास का बढ़ जाना, 1 किलो का आम था 2 किलो का हो गया, या आपके शरीर भार आज आपकी तारीख में 2023 में 22 में जुलाई में 54 kg 55 kg कुछ भी है, और 2023 तक आते आते आपने कुछ वेट गेन कर लिया या लूज कर दिया। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मास का बढ़ जाना, द्रव्य का बढ़ जाना या संख्या का बढ़ जाना। एक आम थे 4 हो गए। इंडिविजुअल में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की, ये ग्रोथ की विशेषता है, ये उसकी 2 विशेषताएं हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है। इन प्लांट्स, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हैवी वेटेज पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है। दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में आपको थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ दिखाई देगी, उनके सेल्स का नंबर बढ़ता रहता है। इट इज़ नोन एज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इज शोन बाय, ये आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, या इन प्लांट्स द ग्रोथ, द टाइप ऑफ ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो यहाँ से कई तरह से वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप काला पीला नीला हरा कुछ भी चाहो तो कर लो, या हाईलाइट पॉइंट में आखिरी में दूंगा तो उसमें ये लाइन जुड़ी होगी। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में, प्लांट में तो ओपन टाइप, ये ओपन टाइप की ग्रोथ भी कहलाती है कि थ्रू आउट लाइफ स्पैन वो ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन आके आखिरी में रुक जाता है, सेल डिवीजन होता रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ सेल डिवीजन जो हो रहा है वो ग्रोथ उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है टू रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यू। जो लॉस्ट सेल्स हो रही हैं उनको रिप्लेस करना। जैसे आप जानते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, उसका जो हमारी बॉडी में एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। अब आरबीसी तो बनती रहनी चाहिए ना, वरना आखिरी में क्या होगा, एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, और आखिरी में आके एनीमिया से ही उसमें जय जय राम बोलो राम हो जाएगा। तो सेल डिवीजन होता रहता है। कहाँ होता रहता है वो हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ बात करेंगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज और टू रिप्लेस लॉस सेल। तो ये एनिमल्स में हालांकि ग्रोथ जो है सेल डिवीजन से वो कुछ समय बाद, एक निश्चित एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद रुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल्स डिवाइड होना छोड़ देती, सेल्स डिवाइड हो रही होती हैं, लेकिन उस समय उसका एम ग्रोथ नहीं होता। उस समय सेल डिवीजन का एम होता है टू रेप्लेनिश द सेल लॉस। जो सेल लॉस हो गया है, सेल डेड हो गई है, उनको रिप्लेस कर दें, लॉस सेल्स को रिप्लेस कर दें, ये होता है एम। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन स्नेक लिजर्ड कंटिन्यू टू ग्रो ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ। ये वाली लाइन आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसको हटा दीजिए, मत पढ़िए इसको, ठीक है कि ये आपकी ट्रू मैन की लाइन है। चलिए आगे चलता हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही। तो मानिए ये हमारा यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, सेल डिवाइड हुई, वन पेरेंटल सेल से 2 सेल्स बन गई। तो सेल डिवीजन से अभी हम लोगों ने ग्रोथ को डिफाइन किया, इंक्रीज इन नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इज द कॉज ऑफ ग्रोथ, या सेल डिवीजन से ही ग्रोथ हो रही है। सेल डिवाइड हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, 2 सेल बन गई, तो हमने कहा नंबर बढ़ा, ग्रोथ हो गई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इसको, इन विट्रो का मतलब देखिए 2 टर्म आते हैं बार बार बायो में, इन विट्रो एंड इन वीवो। इन वीवो का मतलब है इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इन विट्रो का मतलब है इन मैन मेड कंडीशंस इन लैब। तो इन विट्रो कल्चर में जब आप कल्चर फॉर्मेशन करेंगे लैब में, तो आप सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप आप काउंट कर पाएंगे कि इंक्रीज हो रहा नंबर, सेल डिवाइड हो रही है। इन यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट।
तो ये लाइन आपकी बुक की नहीं है, लेकिन मैंने लिख दी है यहाँ पे ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि आगे आएगा, अगली जो लाइन आएगी कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इनके लिए हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, मतलब एक ही में समाहित, मतलब सेल डिवीजन ही ग्रोथ है और सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, तो ये पेरेंटल सेल है, ये डिवाइड हुई, इसने 2 सेल्स को जन्म दिया तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करी। तो इस नज़रिए से, इस प्रोस्पेक्टिव से, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप बाय एन ऑर्गेनिज्म, और टू प्रोड्यूस द सेल ऑफ इट्स ओन टाइप बाय ए सेल, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर में भाई सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म को, लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है ना, एकला चलो रे, एक सेल, यहाँ पे सिंगल सेल इज रिप्रेजेंटिंग लाइफ फॉर्म दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। अपने आप में एक जीव है, संपूर्ण जीव है, एक सेल, और ये डिवाइड हुई, 2 सेल बन गई। तो एक नज़रिए से फ्रॉम वन प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ के क्या इंक्रीज इन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, नंबर बढ़ गया तो ये ग्रोथ हो गया। और दूसरे शब्दों में रिप्रोडक्शन की, इसने अपनी जैसी सेल बना दी तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो एक ही प्रोसेस को हम ग्रोथ भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये अपने में समाहित है, इसलिए हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट। ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स में क्या सिनारियो है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है अकरिंग पर्टिकुलर इवेंट एट वन टाइम ओनली, कि एक समय में एक ही हो रहा है। तो एक समय में एक, आप सिक्का उछालते हो व्हेन यू टॉस द कॉइन, आइदर हेड्स कम और टेल, या तो हेड्स आएगा या टेल, ऐसा नहीं हो सकता व्हेन यू टॉस द कॉइन कि हेड और टेल दोनों आ जाए। तो एक समय में एक ही होगा। तो हायर एलिमेंट्स और हायर प्लांट्स में ये जो सेल डिवाइड हो रही है, आइदर फॉर ग्रोथ हो रही है और आइदर फॉर रिप्रोडक्शन हो रही है। अलग अलग सिनारियो है, अलग अलग प्रोसेस हैं दोनों, मतलब वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे तो हमने बोला ना कि कंडीशन ये है कि ये सेल डिवाइड हुई, इसने 2 सेल जो जनरेट करी, हम इसको एक प्रोस्पेक्टिव से, फ्रॉम वन प्रोस्पेक्टिव वी कैन कंसीडर दिस एज अ ग्रोथ, फ्रॉम अनदर प्रोस्पेक्टिव वी कैन कंसीडर इट एज रिप्रोडक्शन। बट इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स वन इज अकरिंग एट ओनली वन टाइम, एक समय में एक ही हो रहा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एट ग्रोथ। आगे फिर से वो कह रहा है कि अगर आपको याद हो जो हम लोग डिफाइन कर रहा है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ, कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो grow if we take increase in body mass as a criteria for growth। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ दिखाते हैं जब हम इंक्रीज इन बॉडी मास, द्रव्य का बढ़ना, अगर हम द्रव्य के बढ़ने को के क्राइटेरिया मान लें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी द्रव्य बढ़ जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है, तो वो भी ग्रोथ दिखाते हैं। ठीक है। तो 2 बातें हैं ग्रोथ के बारे में जो इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बता रहे हैं हम लोग लिविंग का। हालांकि ग्रोथ अपने आप में लिविंग के द्वारा दिखाई जाने वाली एक विशेषता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है, मतलब ये डिफाइनिंग विशेषता नहीं है कि इसी के बिहाफ पे केवल ग्रोथ को आधार बना के आप नॉन लिविंग और लिविंग में भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा देते हैं। अगर हम ग्रोथ की जो डेफिनेशन दी कि इंक्रीज इन मास दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, अगर इस डेफिनेशन का क्राइटेरिया हम अप्लाई कर दें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा देगा, क्योंकि नॉन लिविंग में भी बॉडी मास बढ़ जाता है। माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स, माउंटेन्स पहाड़ की चोटियाँ, बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर, सैंड माउंट्स रेत के टीले डू ग्रो। तो माउंटेन्स में इसकी पीक की पता लग रहा है, चोटी की एकदम थोड़ी सी मिलीमीटर में ही ऊंचाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई? यहाँ पे आके सैंड डिपोजिशन हो रहा, या रेत का टीला रेगिस्तान में एक जगह लगा था, उस पर रेता और जमा हो गई, रेत का टीला ऊंचा हो गया, तो ये इंक्रीज इन मास हो गया ना। तो क्या ये ग्रोथ है? अब भैया अगर आपने वो क्राइटेरिया लगाया कि इंक्रीज इन मास दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ, तो डेफिनेटली ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा रहा। माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स रेत के टीले डू ग्रो, हाउएवर दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड। हाँ जी। तो अब बात ये हो रही थी कि माउंटेन, बोल्डर्स बड़ा पत्थर, सैंड माउंट्स, हाउएवर दिस टाइप ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द
ऑर्गेनिज्म और आउटर सरफेस ऑफ द, कोई भी कहिए आप, कोई भी चीज़ है जिसकी आउटर सरफेस पे कुछ डिपॉजिट हो रहा है जो, तो बाहर से ग्रोथ जो दिखा रहा है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो ग्रोथ दो तरह की है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ। Extrinsic growth is that which occur due to deposition of some material on the outer surface of some matter। तो किसी मैटर या किसी चीज़ पे जो बाहर से कोई डिपोजिशन हुआ उसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। वेयर एज इंट्रिंसिक ग्रोथ इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स फ्रॉम इनसाइड, केवल अंदर से होगी, केवल लिविंग दिखाएंगे, नॉन लिविंग नहीं दिखाएंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, तो अगर उसमें केवल ग्रोथ लिखा है तो आप उसको टिक नहीं लगा सकते ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मटेरियल भी दिखाता है, नॉन लिविंग आर्टिकल भी ग्रोथ दिखा देंगे कि बाहर कुछ जमा हुआ। लेकिन अगर उसने ग्रोथ ना लिख के एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको ऑप्शन एक दे रखा है, एक जगह इंट्रिंसिक ग्रोथ दे रखा है, देन यू हैव टू चूज इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ओनली। इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल लिविंग दिखाते हैं, नॉन लिविंग नहीं दिखाते। इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर्स फ्रॉम इनसाइड एंड अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात लिखी जो आपकी बुक में नहीं दे रखी। तो इस बार आपने देखा ही है कि वो लोग क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करके पूछ देते हैं कि कुछ थोड़ा थोड़ा हमको बाहर का मालूम होना चाहिए। तो ग्रोथ में आप एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ वहाँ पे लिख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में और उसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इन दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम ग्रोथ एज अ होल ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में ग्रोथ टर्म यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड वेदर द थिंग, वेदर द आर्टिकल, वेदर द सब्सटेंस अंडर कंसिडरेशन इज लिविंग और नॉन लिविंग। बट जब यहाँ पे ग्रोथ ना होकर इंट्रिंसिक ग्रोथ हो जाए तब वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल लिविंग ही दिखाएगा, इट इज़ इंट्रिंसिक ग्रोथ। वो अंदर से होने वाली ग्रोथ इंट्रिंसिक ग्रोथ है। डेड ऑर्गेनिज्म डेड नॉट ग्रो, लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं दिखाती। अब हम लोग आते हैं, पहला हमने डिसाइड किया, एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किया, ग्रोथ। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भैया द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा लाइफ, ये क्या है लिविंग वर्ल्ड, या साइंस बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म को पढ़ना, उनके प्रोसेसेस को पढ़ना, ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हमने कहा लाइफ फॉर्म को पढ़ना। अब आपको ये तो पता हो कि व्हाट इज लाइफ, लिविंग क्या है। लिविंग को डिफाइन करने के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सर्टेन कैरेक्टर है विच यू हैव टू लुक अबाउट। उसमें सबसे पहले हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, कोई भी आदमी होगा ग्रोथ बोलेगा, तो ग्रोथ को हमने डिफाइन करके बता दिया कि ग्रोथ को, अगर आप ग्रोथ का बात कर रहे हैं तो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करेंगे तो हो सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉन लिविंग आर्टिकल भी ग्रोथ दिखा रहे हैं, बाहर से ग्रोथ दिखा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ना बोलने का कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि सेल डिवीजन से ग्रोथ हो रही है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है कि वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जब आप अलग अलग उसको बता ही नहीं सकते तो भैया ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन पे आइए, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। हाँ, लिविंग ही रिप्रोड्यूस करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन फिर भी ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दे कांट रिप्रोड्यूस। अपनी सोसाइटी में देखिए सर्टेन ह्यूमन कपल आपकी जानकारी में होंगे कि उनकी शादी को तो 10, 12, 15 साल हो गए, लेकिन उनके आज तक टेटे शहनाई नहीं बजी, मतलब बच्चा नहीं पैदा हुआ। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजिनी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना। पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोस्त। तो बच्चे माँ बाप पर ही होते हैं, पड़ोसी पर नहीं होते। तो अपने जैसे बच्चों को जिनके फीचर अपने माँ बाप से मिलते होंगे वो प्रोजीनी को उत्पन्न करना, यही रिप्रोडक्शन है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इनवेरिएबली इट इज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अपरिहार्य रूप से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की ही बात कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स आल्सो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ईस्ट में, हाइड्रा में, तो ईस्ट में आपको देखने को मिल सकती है बडिंग, बड फॉर्मेशन हुआ, बाद में बड डिटैच हुई और इसने नया ईस्ट बना दिया। ठीक है जी, एक ईस्ट और बन गया तो बडिंग हो गई।
तो हम देख रहे हैं कि ऐसी भी चीज़ें आपको मिलेंगी लोअर ऑर्गेनिज्म में जो एक सेक्सुअल मीन से बडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपको ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग मिल रहा है। इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन मॉर्फेलेक्सिस। प्लेनेरिया में आपको देखेंगे, प्लेनेरिया ये जो हमारा प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिल सकता है कि आप इसके बॉडी को कट लगा दीजिए तो ये कट लगा प्लेनेरिया फिर से नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ये नया ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन मिलता है। इसके अलावा हाइड्रा में भी ट्रू रीजनरेशन मिलता है, मेंशन नहीं है अपनी बुक में। A fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism। कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका फ्रेगमेंट आपने किया, इसको काटा पीटा, तो फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इस बॉडी। तो ये जो टुकड़ा है ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पूरी की पूरी नई बॉडी बन जाएगी। तो प्लेनेरिया को हम लोग बोलते हैं इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। चाकू की धार के नीचे अमर, इमॉर्टल अंडर द एज ऑफ नाइफ। कि जितना आप उसको काटोगे, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, वो हर टुकड़ा अपने आप में एक नया प्लेनेरिया बना देगा। तो इसको हम लोग ट्रू रीजनरेशन बोलते हैं। प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन मिल रही है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, भले वो बैक्टीरिया हो, भले वो एल्गा हो, भले वो अमीबा हो, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एस इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी क्या, जो भी आपको डिस्क्राइब किया था कि रिप्रोडक्शन में एक माता कोशिका अपने जैसी 2 कोशिका को जन्म देती हैं। तो यहाँ पे जब सेल डिवाइड हुई, इट गिव राइज टू द सेल्स, 2 सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप। इसने अपनी जैसी 2 सेल्स बना दी। तो उस हिसाब से ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर दैट इज ग्रोथ। अभी तक 1 सेल थी, अब 20 मिनट बाद ये 2 सेल हो गई। तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ कर रही है या रिप्रोडक्शन कर रही। तो ये पर्यायवाची हैं दोनों शब्द एक दूसरे के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर और मास। हमने अभी डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया क्या है भैया ग्रोथ क्या है, आइदर इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दिस 2 टर्म। तो आखिरी में आके हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में जो एक कोश की जंतु हैं उनकी अगर हम बात करें, एक कोश की जीवों की, तो हम बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं कर सकते कि कब वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ कर रहे हैं और कब वो सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। और दूसरी बात ये कि तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म जीवित जीव हैं जो डेफिनेटली जीवित हैं लेकिन अपने जैसी संतान उत्पन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस सच एज म्यूल्स, खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज जो हैं हमारे हनी बी के जो छत्ता है कॉलोनी में, आपको वर्कर बीज ऐसी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और बहुत सारे ह्यूमन कपल मानवों में ऐसे युगल हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहे। तो क्या वो जीवित नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? डेफिनेटली है। तो अगर आप रिप्रोडक्शन को बोलेंगे कि केवल हम उन्हीं को बोलेंगे जीवित जीव हैं जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इनको हम क्यों बोलेंगे कि ये जीवित हैं, तो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है रिप्रोडक्शन कांट बी द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कि रिप्रोडक्शन के आधार पे यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक पूरे का पूरा सबूत नहीं हो सकता कि हम बोलें कि वही ऑर्गेनिज्म लिविंग है जो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कि सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हम जानते हैं लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या हम उनको जीवित नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भाई। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमें यही नहीं पता ये सेल जब डिवाइड हो रही है रिप्रोड्यूस कर रही है कि ग्रोथ कर रही है, तो क्या हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं? नहीं मान सकते। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। हाँ, ये बात अलग है कि नॉन लिविंग, अरे भाई टेबल, कूलर, पंखा, लैपटॉप, ये आपका मोबाइल जो आपके हाथ में, ये डेफिनेटली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वरना आप एक एप्पल का आईफोन लाते और आज तक आपके घर में 10 एप्पल के आईफोन हो चुके होते। तो नॉन लिविंग नॉन लिविंग आर्टिकल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, नो डाउट अबाउट दैट। मेटाबॉलिज्म पे आइए, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आ गए। ग्रोथ की बात कर ली हम लोगों ने, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात कर ली। हम लोग बात कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स की विच वी लुक फॉर डिफरेंशिएटिंग द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ग्रोथ की बात कर ली, रिप्रोडक्शन की बात कर ली, अभी आ गए मेटाबॉलिज्म पे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। जीवन का एक और जो विशेषता है मेटाबॉलिज्म है।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग जीवित जीव हैं वो किसके बने हैं? रसायन के बने हैं। दिस केमिकल्स स्मॉल और बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा। तो ये छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के, अलग अलग क्लास के, कि कोई लिपिड है तो कोई प्रोटीन है तो कोई हमारा कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग क्लासेस के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग फंक्शन के हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज टू सम अदर बायोमोलिक्यूल। और इनका हमारी बॉडी में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, और एक से दूसरे का प्रोडक्शन होता रहता है, और उसका उपापचय भी होता रहता है, उसका यूज़ भी हो सकता रहता है। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है हमारी बॉडी में, कि आपने खाया क्या? आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, और आपकी बॉडी में डाइजेशन होके पहले ये डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड से फिर ये ग्लूकोज के लेवल तक टूट गया, और फिर ग्लूकोज को हमारी बॉडी ने सेलुलर रेस्पिरेशन में तोड़ के एटीपी जनरेट करी, और एटीपी के यूज़ से हमने कुछ बना लिया। तो ये सब कन्वर्जन केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, वही सब केमिकल चेंजेस मेटाबॉलिक रिएक्शन है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में एक ही समय में हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जो जीव हैं जिनके अंदर ये हो रहे हैं वो यूनिसेलुलर जीव हो सकता है, मल्टी सेलुलर जीव हो सकता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सारे दिखाते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे सबकी कैटेगरी क्यों लिखी गई? क्योंकि जब हम लोग आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही 4 कैटेगरी हैं। आप कहोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हाँ बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। माइक्रोब्स आपके हो गए मोनेरा में, फंजाई में, एनिमल्स एनिमिलिया में, प्लांट्स प्लांटी में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ चले गए? तो बेटा जो यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में है। इसलिए यहाँ पे इन 4 का नाम दिया गया, प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब की। चारों के चारों में आपको देखने को मिलेगा क्या? मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। What is metabolism? How can you define metabolism? The sum total of all the chemical reaction occurring in our body. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो हो रहा है केमिकल रिएक्शन, यही मेटाबॉलिज्म है, उनका कुल जमा पूंजी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाता। इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान कर लीजिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन भाई ग्लाइकोलिसिस में आप जानते हैं क्या होता है? ग्लूकोज का 10 स्टेप रिएक्शन है, और अल्टीमेटली ये टूट जाता है कहाँ तक? पायरुविक एसिड तक। दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, मेटाबॉलिक पाथवे। तो आप ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लूकोज का डाइजेशन अप टू पायरुविक एसिड, ये रिएक्शन हम लैब में भी करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो क्या टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रहा, क्या हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं हो जाती भाई। क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि टेस्ट ट्यूब सेल नहीं है। जब हमने मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, और मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है जो किसी की बॉडी में हो रहे हैं। अब वही रिएक्शन आप अगर लैब में कराते हैं एंजाइम्स की सहायता से, तो लैब में आप टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो ना, तो क्या टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। तो अब ये बात समझ में आई कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का होना ज़रूरी है अगर आप लाइफ कंसिडर करना चाहते हैं, जीवन को खोज रहे हैं आप। तो जीवन के लिए जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं अगर तो सेल में हो रही हैं तो वो जीवित जीव है, और अगर वो विशेषताएं किसी नॉन लिविंग थिंग में, जैसे ग्लास वेसल में, टेस्ट ट्यूब में, टब में, प्लास्टिक के किसी भी चीज़ में, तो भैया हम उसको लिविंग नहीं बोलेंगे। हम जो रिएक्शन हो रहे हैं उसको लिविंग बोलेंगे, लेकिन टेस्ट ट्यूब को या किसी ग्लास वेसल को या किसी जग को हम उसको कंसीडर लिविंग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको नॉन लिविंग, ये हो गई बात। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन आप करा सकते हो लैब में। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन और एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो वो टेस्ट ट्यूब जो है लिविंग नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, दिस रिएक्शंस आर सर्टनली लिविंग रिएक्शन। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक विशेष गुण है जो केवल जीवित जीव ही दिखाते हैं, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, और अगर आइसोलेटेड पृथक्करण करके
मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो लैब में हो रहे हैं आर नॉट लिविंग थिंग, तो वो टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन जो रिएक्शन हो रहे हैं वो लिविंग रिएक्शन है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व आप समझ लीजिए, और मैंने इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। हो सकता है मैं सफल हुआ हूँ आपको समझा पाने में, कम्युनिकेट करने में कि क्या कहना चाहती है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर। तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी को जीवित घोषित कर रहे हैं कि ये जीवित जीव है, भले वो यूनिसेलुलर ही हो, एक ही सेल ही हो, तो सेल का होना जरूरी है। और सेल के अंदर वो जो रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि ये जीवित जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बाय डिफाइनिंग डेफिनेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट दैट मेक अप द सेल। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल का बनना घटकों द्वारा। अब घटक क्या है भाई सेल के लिए? आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ये सब घटक मिलके बना रहे हैं एक सेल। बाय डिफाइनिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कंपोनेंट, घटक दैट मेक अप द सेल, जो सेल बना रहे हैं, एंड हाउ दे आर अरेंज इनसाइड इट, और सेल के अंदर वो कैसे आपस में व्यवस्थित है, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। ईच कंपोनेंट कॉल एन ऑर्गेनेल, और इसके जो घटक हैं सेल के, वो सेल के अंग ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो अपने आप में कोई ना कोई, जैसे राइबोसोम है उसका कोई फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका कोई फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट उसका कोई फंक्शन है। तो सेल के अंदर जो भी घटक है उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है। न्यूक्लियस है उसका कोई फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका कोई फंक्शन है, सेंट्रियोल है उसका कोई फंक्शन है। तो हर सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका कोई ना कोई, लाइजोसोम्स है तो उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। आगे चलिए कॉन्शियसनेस, फोर्थ। तो हम लोगों ने कर ली बात ग्रोथ की, हम लोगों ने कर ली बात रिप्रोडक्शन की, हम लोगों ने कर ली बात मेटाबॉलिज्म की, और मेटाबॉलिज्म के बाद एक लाइन में हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर ली। कॉन्शियसनेस पे आइए, हमारी चेतना, जड़ और चेतन। हिंदू मैथोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, जड़ डेड आर्टिकल और चेतन, जिनमें चेतना हो जो अपने सराउंडिंग के प्रति अवेयर हो। हमें पता है मैं जिस कमरे में बैठा हूँ पसीना बह रहा है, क्योंकि यहाँ ना मैं एसी चला सकता हूँ ना पंखा, क्योंकि आवाज़ आती है, फिर वो घ बीच में आपको आएगी, आपको लगेगा सर क्या बोल रहे समझ ही नहीं आ रही, तो बेटा तपस्या करनी पड़ती है। कॉन्शियसनेस, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट और सबसे ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, तकनीक की दृष्टि से जटिल, तो ये ऐसी विशेषता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि हम अपने आसपास हो रहे चीज़ों को, सराउंडिंग में इन्वायरमेंट को हम महसूस कर सकते हैं, उसमें चेंज हो रहे हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अब बहुत ही ज़्यादा जब पसीना बहेगा तो हम इसको बंद करके थोड़ी देर एसी चला के ठंडी हवा लेंगे, तो रिस्पॉन्ड करेंगे जब तक झेल पा रहे हैं, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये जो हमें स्टिमुलस मिल रहा है, मेरी तरफ अगर भैंसा दौड़ा आ रहा है तो मैं फांद के एक तरफ हो जाऊंगा, किनारे हो जाऊंगा, मेरी तरफ कोई एसिड फेंकेगा तो मेरे हाथ अपने आप ऐसे उठ जाएंगे कि अपने को बचा लें, और मुझे कोई आवाज़ देगा कि सुनो मोंगा जी, तो हम बात भी सुनेंगे। तो ये जो स्टिमुलाई है सराउंडिंग में जो चेंज है, ये फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन, हमें इन सब बातों की समझ, हमारे अगल बगल जो चीज़ें हो रही हैं जिसको हम उत्तर दे रहे हैं, अपने अगल बगल वातावरण में हो रहे चेंज को, वो हम कैसे महसूस करते हैं? सेंस ऑर्गन के द्वारा। हमें सेंस है, सेंस ऑर्गन अभी डिस्क्राइब किया, हमारे सेंसरी ऑर्गन आई, ईयर, ठीक है, नोज। वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। प्लांट्स आल्सो सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। तो केवल हमारे एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी सेंस करने की क्षमता होती। प्लांट भी सेंस करते हैं अपने वातावरण में हो रहे चेंज को और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइट है, सेंस करते हैं लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की प्रेजेंस, वाटर का एब्सेंस, वाटर की प्रेजेंस, टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है, अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति, पोल्यूटेंट्स, जो वातावरण में पोल्यूटेंट्स आ गए, प्लांट इन सबको महसूस करता और रिस्पॉन्ड भी करता और उत्तर भी देता। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्लूज। पर्यावरण में हो रहे संकेत, पर्यावरण में मिल रहे, तो जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? प्रोकैरियोट, सबसे सरल जीव हमारे लाइफ फॉर्म से। कोशिका हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका से लेके यूनिसेलुलर यूकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सी रचना है? हम लोग हैं भाई, मानव ही
भगवान की सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स रचना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल से लेके प्रोकैरियोटिक क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से लेके मानव तक हर कोई अपने सराउंडिंग में हो रहे वातावरण में चेंज को सेंस करता है और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक। कॉन्शियसनेस। फोटो पीरियड पे आइए। द पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स इल्यूमिनेशन। तो ये 24 घंटे में से वो टाइम जितने टाइम कोई ऑर्गेनिज्म लाइट को, सनलाइट को फील कर रहा है, उस पर सनलाइट पड़ रही है, कितनी देर के लिए एक्सपोजर मिल रहा है, दैट इज़ फोटो पीरियड। तो 24 घंटे में किसी को 4 घंटे, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे, कितनी देर के लिए उसको लाइट का एक्सपोजर मिल रहा था। पीरियड ऑफ टाइम ईच डे ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स इल्यूमिनेशन। वो टाइम पीरियड 24 घंटे में जितने टाइम पीरियड के लिए वो एक्सपोज है लाइट को, वो कहलाता है फोटो पीरियड। फोटो पीरियोडिज्म क्या है? फोटो पीरियोडिज्म फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फोटो पीरियड की उतनी देर के लिए एक्सपोजर मिला। फोटो पीरियोडिज्म की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हमारा शरीर जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ नाइट और अ डार्क पीरियड। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखाया फोटो पीरियड के प्रति कि कितनी देर के लिए उसको लाइट, भाई अगर 24 घंटे में 4 घंटे लाइट मिली तो 20 घंटे अंधेरा मिला। तो लाइट को कितनी देर के लिए, या कह लीजिए अंधेरे को जितनी देर के लिए उसको अंधेरा या लाइट मिली, उसने क्या उसका प्रति उत्तर दिया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, यही है हमारा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियड कितनी देर के लिए लाइट मिली, फोटो पीरियोडिज्म उसने जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। तो ये क्लास 12 का जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर की बात करेंगे। तो सीजनल ब्रीडर वो हैं जो किसी पर्टिकुलर सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डॉग्स हैं, रोड साइड डॉग, स्ट्रे डॉग, पर्टिकुलर सीजन में आप देखोगे उनकी मेटिंग हो रही होती है, तो मेटिंग कर रहे होते हैं। तो किसी सीज़न में आके वो क्यों एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि उनको जो एक्टिव ड्यूरेशन चाहिए, जितनी देर के लिए लाइट एक्सपोजर चाहिए, उतनी देर के लिए जब लाइट एक्सपोजर उनको मिलता है तो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारी आई में रेटिना सेंस करता है, ऐसे ही एनिमल्स की आई में रेटिना सेंस करता है लाइट की उपस्थिति, और उससे गवर्न होती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन अल्टीमेटली इफेक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल को गवर्न करता है। ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में दी नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दी है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा लाइन है आपको समझाने के लिए। फोटो पीरियड लाइकली इफेक्ट द सीजनल ब्रीडर थ्रू चेंजेस इन मेलेटोनिन सिक्रीशन बाय पीनियल ग्लैंड। कैसे इफेक्ट करता है फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर में? कि पर्टिकुलर सीजन में काव एक्टिव हो जाती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, या हमारे यही स्ट्रे डॉग्स कह लीजिए ब्रीडिंग सीजन में एक्टिव हो जाते हैं, अपना काउंटर पार्ट ढूंढने लगते हैं। तो ये सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। क्योंकि हुआ क्या, जब उनको मानिए 6 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए लाइट का एक्सपोजर चाहिए, एक्टिवेट हो जाते हैं। चेंजेस इन मेलेटोनिन सिक्रीशन, उससे क्या हुआ, मेलेटोनिन सिक्रीट हुआ पीनियल ग्लैंड से, उसका थ्रेशोल्ड लेवल पे वो आया, उससे अल्टीमेटली ऑल्टर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमस। ये मेलेटोनिन का सिक्रीशन जो एक्टिवेट हुआ उसने अल्टीमेटली किसको एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोपिन, मेरे मुंह से ग्रोथ हार्मोन 2-3 बार निकला तो चेक कर लीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन वो जो गोनेड्स पे एक्ट करेंगे। हैंस सीजनल ब्रीडर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फर्टिलिटी पीरियड। इसलिए सीजनल ब्रीडर को हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। ठीक है जी। GnRH क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से रिलीज गोनेडोट्रोपिन, FSH-LH किस पे एक्ट करेंगे, गोनेड्स पे। तो अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव साइकिल इस तरह से, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, आई की रेटिना से। ठीक है, उसने महसूस किया लाइट की उपस्थिति जितनी देर के लिए मिली, उससे स्टिमुलेट हुआ पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ने रिलीज़ किया मिलेटोनिन, मिलेटोनिन ने किया किस पे, हाइपोथैलेमस पे, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की टारगेट सेल्स क्या है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज़ किया, गोनेडोट्रोपिन FSH-LH, और FSH-LH ने किस पे किया, गोनेड्स पे। तो लंबा हो गया, अगर आप चाहो तो ये बातें याद रखो वरना बाईपास कर दो, आपकी बुक में ये सारी बातें बताई नहीं गई, बस ये बोला गया कि फोटो पीरियड इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर को। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप चाहो तो नोट कर लेना मेरा ये फोटो, इसको आप फ्रेम को पॉज करके अपना स्क्रीन कैप्चर कर लेना। लॉन्ग डे ब्रीडर साइकिल व्हेन डे गेट्स लॉन्ग एंड आर इन स्ट्रेस इन शॉर्ट डेज एंड विंटर।
तो लॉन्ग रे ब्रीडर जो है, जिनको हम लोग लॉन्ग रे ब्रीडर्स कहते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल तब एक्टिव हो जाता है जब उनको लंबे समय के लिए सूरज की रोशनी मिल रही है, तो वो लॉन्ग रे ब्रीडर कहलाते हैं। भाई जब लंबा दिन हुआ, समयावधि लंबे समय के लिए उनको सूरज की रोशनी की उपस्थिति मिल रही है और वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाए, ऐसे लॉन्ग रे ब्रीडर कहलाते हैं। तो व्हेन डेज गेट लॉन्गर, और दिन लंबे कब होंगे? स्प्रिंग सीजन में लंबे होंगे, ग्रीष्म ऋतु में, एंड आर इन ईस्टर्स इन शॉर्ट डे एंड विंटर। और जो हमारे शॉर्ट डे ब्रीडर हैं वो शॉर्ट डे में जब सर्दी आएगी तब वो एक्टिव होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पे आइए। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। देखिए टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको बनाने वाली सेल्स में नहीं है। टिश्यू में जैसे मानिए आपका कोई नर्वस टिश्यू है या आपका कोई एपिथेलियल टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल होगी, टिश्यू क्या, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन और परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो जो मिलके भाई जो इंडिया की टीम जो काम कर सकती है वो रोहित शर्मा के लिए थोड़ी ना कर सकता। जो रोहित शर्मा का काम है वो रोहित शर्मा ही करेगा, और टीम का जो परफॉर्मेंस होगी टीम वर्क से होगी, सबके मिले जुले एफर्ट से होगी। इसी तरह से टिश्यू जो काम कर रहा है, जो टिश्यू की एपिथेलियल टिश्यू की मानिए प्रोटेक्शन बना रहा है, तो सेल प्रोटेक्शन थोड़ी ना दे सकती है। एपिथेलियल टिश्यू डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा है, तो केवल सेल वो काम नहीं कर सकती। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। जो प्रॉपर्टी टिश्यू की है, जो विशेषता है, वो उसको बनाने वाली सेल्स में नहीं है, बट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। लेकिन ये जो उसकी विशेषता आ गई, ये विशेषता उसमें क्यों आ गई? क्योंकि सेल्स मिल के काम कर रही है। ऐसे ही इंडियन टीम मिल के काम कर रहा है, कोई बॉलर है, कोई फील्डर है, तो कोई बैटर है। उन सब के मिलने जुलने से, काम करने से इंडिया टीम परफॉर्म कर रही है। इसी तरह से टिश्यू का जो फंक्शन है वो उसको बनाने वाली सेल्स के मिले जुले एफर्ट से, इंटरेक्शन से। जैसे आप जाइलम पढ़ेंगे तो जाइलम में आपको वेसल्स भी मिल रहे हैं, जाइलम ट्रैकेट्स भी मिल रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा भी मिल रहा है, और आपको जाइलम जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो वो फंक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वेसल अकेले वो काम कर दे तो नहीं कर पाएंगी, ट्रैकिट अकेले वो काम कर दे तो नहीं कर पाएगी, ठीक, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। अब सेल के जो अंग हैं, हमने बोला जो टिश्यू की विशेषता है वो टिश्यू को बनाने वाले सेल्स में नहीं है। इसी तरह से सेल्स किसका बना? डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स का, कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, ये सब उन सब से मिलके बना है सेल। तो सेल की जो विशेषता है वो इसको आप अलग अलग कर देंगे तो राइबोसोम सेल वाला काम थोड़ी ना कर पाएगा, या क्लोरोप्लास्ट सेल वाला काम थोड़ी ना कर पाएगा। तो सेल की जो प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलरली सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। वो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है। और सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को बनाने वाले क्लोरोफिल और मेम्ब्रेन, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके एंजाइम्स। तो सेल को बनाने वाले जो मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल ऑर्गेनिल को बनाने वाले राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद आरआरएनए, आरआरएनए के साथ अब अलग अलग कर दीजिए। तो राइबोसोम की जो प्रॉपर्टी है सेल ऑर्गेनिल की, वो उसको बनाने वाले मॉलिक्यूल्स में थोड़ी है, बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिकुलर कंपोनेंट्स। लेकिन ये जो सेल की प्रॉपर्टी है वो कैसे उभर के सामने आ गई? वो इसको बनाने वाले घटकों के आपस में मिले जुले काम से, करने से उभर के सामने आ गई। तो सेल की प्रॉपर्टी सेल को बनाने वाले सेल ऑर्गेनिल्स में नहीं है, सेल ऑर्गेनिल्स की प्रॉपर्टी उसको बनाने वाले मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं है, ठीक है जी। तो दीज इंटरैक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है दिस इंटरैक्शन। ये जो इंटरैक्शन हो रहा भले मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट में हो रहा, तो अगले लेवल की हायरार्की पे आ रहे मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट मिलके क्या बना रहे? सेल ऑर्गेनिल। तो सेल ऑर्गेनिल को बनाने वाले मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आपस में काम करने से नेक्स्ट लेवल पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल पे क्या? सेल ऑर्गेनिल। वहाँ की प्रॉपर्टी राइबोसोम की प्रॉपर्टी राइबोसोम को बनाने वाले आरआरएनए या प्रोटीन में नहीं है, ठीक है। ये क्यों आ गई उभर के सामने? ये क्योंकि उन्होंने आपस में मिलकर इंटरेक्शन किया। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल। हायर लेवल पे चलिए तो लोअर लेवल पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस में काम करने से सेल ऑर्गेनिल्स हैं। सेल ऑर्गेनिल्स आप जानते ही हैं क्या उन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। इनके आपस में काम करने से सेल बन रही है, सेल के काम करने से टिश्यू बन रहा,
टिश्यू के आपस में काम करने से क्या बन रहा है, टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन बन रहा है। ऑर्गन के आपस में काम करने से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के आपस में काम करने से ऑर्गेनिज्म। जीवन तक हम पहुंच जाएंगे, जीव तक। ये हायरार्की है किस चीज़ की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। दिस फिनोमिनन इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये बात अपने आप में हायरार्की आप बनाए। हायरार्की क्या है, ध्यान से सुन लेना। व्हेन यू अरेंज समथिंग इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। जब किसी भी चीज़ को आप उसके चढ़ते क्रम में अरेंज करें, और ये जो चढ़ता क्रम होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस, वो उसकी इम्पोर्टेंस का चढ़ता क्रम होगा। तो मानिए यहाँ पे एक जीव है, जीवन, कोई भी वो अपने घर में रह रहा, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है समाज में, कुछ भी नहीं। अब वो एक पार्षद है, तो पार्षद की इम्पोर्टेंस ज़्यादा, पार्षद से एमएलए की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा, एमएलए से एमपी की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा, एमपी से मिनिस्टर की इम्पोर्टेंस और ज़्यादा, मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की और ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो ये हायरार्की हो गई इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसी तरह से सेल की जब आप हायरार्की बनाते हैं, सबसे नीचे है मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, सेल ऑर्गेनेली। ये क्या बना रहा है, ये मिलके बना रहे हैं सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू मिलके क्या बना रहा है, टिश्यू मिलके बना रहा ऑर्गन मिलके क्या बना रहा, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहा, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना रहे हैं, पॉपुलेशन से क्या बन रहा है, कम्युनिटी से बायोम से बायोस्फीयर। तो यहाँ जीवन की हायरार्की में समझ रहे हैं, सेलुलर हायरार्की की भी बात हो गई, हायरार्की की भी बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात हो गई। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। हीमोस्टेसिस पे आइए। तो हम लोग अब तक बात कर चुके हैं ग्रोथ की, हम लोग बात कर चुके हैं अब तक रिप्रोडक्शन की, हम लोग बात कर चुके हैं अब तक मेटाबॉलिज्म की, हम लोग बात कर चुके हैं अब तक कॉन्शियसनेस की, हम लोग बात कर चुके हैं अब तक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस क्या है? इन बायोलॉजी होम्योस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। तो ये स्टेट ऐसी है कि स्थिर आंतरिक, शारीरिक और रासायनिक कंडीशंस होंगी मेंटेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने शरीर की अंदर की परिस्थिति को मेंटेन रखता है एक निश्चित दायरे में, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है, इंटरनल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन, तो उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। A favorable internal environment is suitable for the functioning of body organs in every living being। तो ये एक लाभदायक परिस्थिति है अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने काम करने के तरीके को अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर की जो परिस्थितियां हैं उनको मेंटेन रखे, कांस्टेंट टेम्परेचर रखे, और ऑस्मोसिस, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखे। इन सब बातों को अगर वो मेंटेन रखता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को विद इन अ नैरो रेंज, एक स्टेबल उस पर थर्मोस्टेट की तरह के टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और ऑस्मोटिक कंडीशन भी मेंटेन रहे, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहे, ये सब बातें मेंटेन रहे, तो वो कहलाएगा होम्योस्टेसिस। और इस तरह से बंदे को, बंदा किसका बना है? बंदा बना है भाई ये जो हायरार्की है, ऑर्गन सिस्टम के नीचे ऑर्गन के नीचे टिश्यू के नीचे सेल। तो सेल के लेवल पे ही ये मेंटेन कर लिया जाता है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बाहर सर्दी पड़ रही है, 0 डिग्री हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए। तो हम लोग हमारी बॉडी पूरी ये कोशिश करती है, हमारा ब्रेन, हमारा हाइपोथैलेमस पूरी ये कोशिश करता है कि कोर टेम्परेचर 37 के नीचे ना हो या ऊपर ना हो, गर्मियों में ऊपर ना हो, सर्दियों में नीचे ना हो। बाहर भले कुछ भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो, लेकिन हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर एक निश्चित दायरे में रहना चाहिए। चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल इन्वायरमेंट। बाहर वातावरण में आप देखा कि हम लोग के इंडिया में 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक, मैं कानपुर में बैठा हूँ और आजकल यहाँ पे जो कंडीशन है वो 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर रहता है। चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन इंटरनल इन्वायरमेंट एज द लिविंग बीइंग्स
हैव अ सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम टू एडजस्ट एंड मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि बाहर के हो रहे वातावरण में परिवर्तन से जीवों में अंदर के वातावरण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ज़्यादा में मेंटेन रखते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और यही फिनोमिनन, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस, यही जो है फिनोमिनन, इसको हम लोग होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। होम्योस्टेसिस आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेल। तो होम्योस्टेसिस सेल के लेवल से ही मेंटेन किया जाता है। होम्योस्टेसिस आल्सो प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होम्योस्टेसिस सेल के लेवल पे ही मेंटेन किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन आगे चलिए। देयरफॉर अंत में आके ये सब डिस्कशन के बाद वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, अब अगर आके हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना चाहें, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी रेप्लिका बनाने वाले, अपनी प्रतिलिपि बनाने वाले, इवॉल्विंग, और उनमें जैविक विकास क्रमबद्ध होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह आके जैविक विकास इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन हर समय इवॉल्विंग होता रहेगा। अरे भाई कोरोना आया तो हम लोग इवॉल्व हुए, हम लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई कि कोरोना अब आए तो भैया अब नहीं बीमार पड़ना। तो इवोल्यूशन हर समय हो रहा है। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने को व्यवस्थित भी कर रहा। इंटरएक्टिव, और आपस में एक दूसरे से इंटरएक्ट भी कर रहा, परस्पर संवेदनात्मक इंटरएक्ट कर रहा सिस्टम है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपनी रेप्लिका बनाने वाले, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम। इस लाइन को याद रख लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देयरफॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिख देगा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज, और नीचे 4 लाइनें लिख देगा, जिस एक लाइन में ये भी होगा कैन बी डिफाइंड एज इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हैवी वेटेज लाइन याद कर लीजिए। सो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इमर्जेंस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो याद रख लीजिए। मेटाबॉलिज्म इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैरेक्टराइज फीचर, इमर्जेंस कैरेक्टराइज फीचर, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, ये आपके 3-4 जो यहाँ पे लिखे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बिहाफ पे हम किसी को लाइव और नॉन लिविंग कह सकते हैं। ग्रोथ नहीं हो सकता हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हालांकि ये फीचर आपको लिविंग दिखाता है और नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मिलेगी और रिप्रोडक्शन। इन दो को हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं रखेंगे। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? जीवन का कहानी है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी क्या है? बायो मीन्स जीवन, लॉगी टू स्टडी, जीवन को अध्ययन करना। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लिविंग की, जीवों के परस्पर जैविक विकास के क्रम को पढ़ें तो वो बायोलॉजी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट डे के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, हाल फिलहाल के, भूतकाल के या भविष्य के, लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। भले वो भूतकाल का हो, भले वो वर्तमान का हो, भले वो भविष्य का हो, ये सब आपस में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? कॉमन जेनेटिक मटेरियल से, बट टू वेरिंग डिग्री, लेकिन अलग अलग डिग्री, अलग अलग वेरिंग डिग्री से। तो अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर ले। इतने सब जानने के बाद पहला टॉपिक खत्म। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखें। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स, ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली, इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ है। वेयर एज प्लांट्स इट अकर अप टू अ सर्टेन एज, तो कंटिन्यूसली ओनली अप टू अ सर्टेन एज। बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। तो म्यूल नहीं रिप्रोड्यूस करता, जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं। वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर कौन सा नहीं है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन साइज, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने लगा लेना इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज, भैया लकड़ी भी पानी में भिगो के रख दोगे तो साइज बढ़ जाएगा। Among the following, which is a common phenomenon exhibited by living and non-living do not show the feature of growth? Increase in mass, cell division, increase in number by cell division, metabolism. Which is a common phenomenon exhibiting by, अच्छा ये कौन सा कह रहा कि ऐसा फीचर है जिसको लिविंग भी दिखाता है नॉन लिविंग भी। तो इंक्रीज इन मास दोनों ही दिखाते हैं, बाकी ये तीनों केवल लिविंग दिखाएगा। तो इंक्रीज इन मास हो जाएगा जो दोनों ही दिखाते हैं।
नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ, कोई भी अजर अमर नहीं है लेकिन जीवन चलता रहता है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कोई भी अजर अमर नहीं है, जो भी आया एक्सपायरी डेट लेके आया बाय द प्रोसेस ऑफ, लेकिन जीवन सुचारू रूप से चलता रहता बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम रहे ना रहे, हमारे पीछे हमारी कहानी कहने वाले रहेंगे, जो कहेंगे पापा बड़े अच्छे थे। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज, मेटाबॉलिज्म क्या, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन है। अच्छे से रटाया आपको। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो जो यूनिसेलुलर होंगे उनको आप टिक लगा लीजिए, बैक्टीरिया, एल्गा, अमीबा, बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई, फंजाई, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एल्गा, फंजाई, यूनिसेलुलर एल्गा एंड फिलामेंटस एल्गा। तो आपने बैक्टीरिया, एल्गा एंड अमीबा को टिक कर लेना। अमीबा यूनिसेलुलर एल्गा भी होते हैं, मतलब इसको आप टिक कर लीजिए। एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गा भी मिल जाएंगे, स्पाइरुलिना, क्लोरेला। तो बैक्टीरिया को भी आपके, बैक्टीरिया में भी, अमीबा में भी, और यहाँ पे आप इसको टिक कर लो एल्गी। हालांकि यूनिसेलुलर एल्गी लिखा हो तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, समझ लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो मेटाबॉलिज्म नहीं है। देखिए सेल डिवीजन से क्या नहीं होता, सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन होता है, रिपेयर भी होता है। आप गरम गरम कॉफ़ी पीजिए, मुँह जल जाता है, और कुछ दिन आप नमक की चीज़ नहीं खा पाते क्योंकि लगती है, तो वो जो आपकी लेयर है फिर से बन गई क्योंकि सेल डिवाइड हो रही है। तो रिपेयर भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। लेकिन मेटाबॉलिज्म सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर लिंक्ड टुगेदर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर इनकेपेबल ऑफ इनकरेक्ट पूछ रहा, ठीक है जी। तो रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग, ये इनकरेक्ट है। कुछ लिविंग ऐसे हैं जैसे म्यूल हो गया, वर्कर भी हो गया, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बाय विच मेथड, तो सेल डिफरेंशिएशन, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल डी डिफरेंशिएशन। तो ये रिप्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ दे ग्रो कर रहे हैं। कैसे, ये तीनों के ही द्वारा। सेल मल्टीप्लाई होगी, डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ऑल ऑफ दिस को लगा दीजिए। डी डिफरेंशिएशन आपको जब हम लोग एनाटॉमी ऑफ सेल पढ़ेंगे प्लांट्स, तब वहाँ पे समझ में आएगा, या ग्रोथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आया, बाईपास कर दो, कोई दिक्कत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अ यूनिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा नहीं है। इंक्रीज इन साइज, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हमारा इंक्रीज इन साइज, लकड़ी को भिगो के रख देंगे तो वो भी इंक्रीज इन साइज दिखा देगा। अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कॉमन फिनोमेनन एग्जिबिटेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू शो द फीचर ऑफ ग्रोथ, तो इंक्रीज इन मास दोनों ही दिखा देते हैं। Growth in unicellular organism can be observed by counting the mass of cultured cells, simply counting the number of cells under microscope during in vitro culture। तो ये आप कर लीजिए ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग काउंट कर सकते हैं लैब में। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एनिमल्स रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये अच्छे से आपको मैंने कहा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कैसे ग्रोथ दिखाते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एक्सटर्नल सरफेस। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा, ये यहाँ पे ठीक दे रखे हैं ऑप्शन, ये वाला आप टिक कर लीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, म्यूल्स कैन रिप्रोड्यूस, नो म्यूल्स कैन रिप्रोड्यूस, वर्कर भी अंडरगो रिप्रोडक्शन, ना, म्यूल एंड वर्कर भी आर बोथ स्टेराइल, ये वाला ठीक है हमारा। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज, पहले ही बात हो चुकी। Why reproduction is an inclusive defining characteristic of all living organism, is an inclusive defining characteristic. Non-living organism also reproduce, no they can't. Many living organism are sterile. Reproduction is synonym to growth, both A and B, तो both A and B तो हो ही नहीं सकता। Reproduction is synonym to growth, हाँ reproduction synonym है growth के, इसलिए हम लोग उसको inclusive defining characteristic बोलते हैं। In which of the following metabolic reaction take place, in living organism, in cell-free system, in the lab, हाँ जी ये हो सकता है, both A and C हो सकता है। Process of metabolism lead to, मेटाबॉलिज्म से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ भी हो रही, मेटाबॉलिज्म से प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो रहा, फंक्शन ऑफ लिविंग बॉडी भी हो रहा, ऑल ऑफ द अबव लगा लीजिए। Identify the correct statement given below. Cellular organization of the body is the defining feature of non-living, no.
Consciousness is the property shared by all living, non-living no. A patient will brain dead has no self consciousness yet it is alive. हाँ जी, वो पेशेंट जिसकी ब्रेन डेड है और जिसको सेल्फ कॉन्शियस नहीं है. ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. सेल्फ ये वाला ठीक है, ये नहीं. जो ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड क्लिनिकली डेड हो गया. वो ब्रेन डेड को हम लोग क्लिनिकली डेड बोलेंगे. जिसको सेल्फ कॉन्शियस नहीं है येट इट इज़ अलाइव, तो क्लिनिकली उसको डेड क्लियर करेंगे. ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. ये वाली बात ठीक है. डी वाला, सी वाला नहीं, डी वाला ठीक है. ह्यूमन बींग ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको सराउंडिंग के अलावा अपने अंदर का भी बोध है. बायोलॉजिकल क्लास ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट मॉलिकुलर लेवल से ही चालू हो जाएगा. एटॉमिक लेवल से कर लीजिए आप. तो लिविंग वर्ल्ड ये हम लोग अगले वाले से चालू करते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके जितना पढ़ाया आपको उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए. फिंगर टिप्स ले लीजिए आप. NCERT फिंगर टिप्स, MTG की NCERT फिंगर टिप्स ले लीजिए. उसमें आपके मतलब के क्वेश्चन रहते हैं. बाकी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे MCQ उतना बढ़िया. पियर्सन भी ले सकते हैं आप. पियर्सन का लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए MCQ का. पियर्सन ले लीजिए या फिंगर टिप्स ले लीजिए NCERT की. ठीक है जी, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद. आज के लिए इतना काफ़ी. अगले लेक्चर में. टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू. अभी तक आपने चैनल न सब्सक्राइब किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. ओके, गुड बाय, थैंक यू.